नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। अचानक उनका चला जाना, धागों का टूट जाना, खौफ, डर और अपनों का सुबकना। एयर इंडिया विमान का हादसा बहुत सारी डरावनी यादें देकर गया है। उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया, उन परिवारों को भी जिनका आखिरी सहारा छिन गया। सब अवाक हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे के 27 घंटे बाद शुक्रवार को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने ब्लैक बॉक्स को खोज लिया है। यह हॉस्टल की छत पर मिला। इसके जरिए पता चल सकेगा कि क्रैश होने के पहले आखिरी पलों में क्या कुछ हुआ था। एयर इंडिया की फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग मौजूद थे। इसमें से एक यात्री की जान बच गई है। मरने वालों में राजस्थान से 13, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के एक लोग शामिल हैं। उधर पूर्व सीएम रूपाणी के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजनों के DNA टेस्ट लिए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने 270 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। इनमें से 7 की बॉडी को DNA टेस्ट के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ। हादसे के वक्त हॉस्टल में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कुछ ही वक्त में एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा जो इस पर पूरी घटनाक्रम का एक डीप एनालिसिस करेगा। लेकिन उससे पहले उन परिजनों की प्रतिक्रियाएं जिन्होंने अपनों को खो दिया। सारे परिवार पे जीवितों का पहाड़ी टूट पड़ा है। सदमे में है सारा परिवार। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, धन धन कितना खुश होगा, कितनी खुशियां होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से। और पल में ऐसा कुछ हो जाए, इसकी कल्पना भी ना बंदा करे। कल्पनीय है जी, सोच से बाहर है। 19 तारीख का प्लान था, टिकट नहीं कराया था, तो बेटे ने जीत करी कि नहीं मेरा जन्मदिन तो आप आ जाओ, कहीं घूमने चलेंगे। रॉबी जी ने बुलाया। हाँ, तो 12 तारीख को उन्होंने टिकट कराया था सर। और उसके बाद सीधा न्यूज़ चैनल के माध्यम से मालूम पड़ी ये दुखद घटना। हम लोग इतने डॉक्टरों का इतना कुछ किया है, आज हमारे लिए इतना करो कि बस मेरे भतीजे और मेरे मम्मी को मिला दो। हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। दुख का पहाड़ टूटा है लोगों पर। त्रासदी इतनी बड़ी है कि उसको बयान करना मुश्किल है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। स्वागत कीजिए स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित का। सर बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर अनंत कुमार तिवारी हमारे साथ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड विंग कमांडर कुलदीप शाह जी हमारे साथ हैं। सर वेलकम टू द शो। इसके अलावा हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ RK भार्गव साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित से ही करूंगा। सर, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे विभिन्न पहलू हैं जिन पर डिस्कशन घंटों हो सकता है। लेकिन बतौर एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, आखिर हादसा क्यों हुआ होगा? सर अमित जी, बहुत दुख की बात है और पूरा देश आज दुखमय है और उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी ही फैमिली का कोई सदस्य आज उन्होंने खो दिया है जी। और मैं सीधे एक बात कहूंगा कि देखिए, आप सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत एयर इंडिया आती थी और आप ये भी जानते हैं कि बहुत पहले से बातें हो रही थी कि घाटे में चल रही है, सरकार की मदद से चल रही है। सरकार ने उसका एक रास्ता निकाला, प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए और फाइनली इसको टाटा ने ले लिया जी। मैं एक ही लाइन में आपकी बात का जवाब देता हूं कि इस सारे प्रकरण में मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आई एम श्योर कि इस दुर्घटना के तत्काल बाद जो लॉग बुक्स हैं उसको ले लिया गया होगा। राइट सर। चल रही होगी और मेंटेनेंस को प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपने कॉस्ट रिडक्शन के लिए या तो अपने एम्प्लॉयज की संख्या कम कर रही हैं और या फिर मेंटेनेंस के एम्प्लॉयज की संख्या कम कर रही हैं। लेकिन जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं उनकी आप संख्या कम करके एक ऐसे विमान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं जो जिसमें बहुत सारी जानें हैं। और आप DGCA के कई सर्कुलर्स उठा के देखिए, उन्होंने कई बार कई कंपनियों को वार्निंग लेटर इशू किए हैं जिन्होंने मेंटेनेंस मरम्मत को लेकर के कई बार अपनी चिंताएं जाहिर की हैं।
तो मुझे समझ में आता है कि एक एयरक्राफ्ट जिसमें 1,25,000 लीटर फ्यूल भरा हुआ है, वो लाइनअप पे टैक्सी और लाइनअप पे सारे ऑपरेशन उसके नॉर्मल शो करते हैं. Immediately after airborne at 624 feet, there is no chance for a pilot, and aircraft is going down like a stone. So that loss of power of engine, loss of power by engine, ये बहुत क्रिटिकल इमरजेंसी है. इमरजेंसी की दुनिया में और लैंडिंग और टेक ऑफ के मोड में इंजन का डाउन होना एक मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल इमरजेंसी है, जिसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल था. और अगर ये जहाज 6,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता तो मैं समझता हूं कि शायद पायलट ने एक बार कोशिश की होती कि ग्लाइड कैरेक्टरिस्टिक थे इस जहाज में, उसके माध्यम से लेफ्ट टर्न लेकर के या राइट टर्न लेकर के उसने अपने आप को दोबारा से लैंडिंग के लिए अलाइन किया होता. हालांकि इतने फ्यूल के साथ भी वो अगर लैंड होता तो दुर्घटना फिर भी होती, लेकिन हाँ, उसमें जाने कम बहुत जाती. यानी आप कह रहे हैं सर कि देयर वुड हैव बीन चांसेस कि लोग बचाए जा सकते थे, वो रनवे ट्रैक पर दोबारा आ सकता था अगर ऊंचाई ज़्यादा होती. स्क्वाड्रन लीडर सुबोध जैसा बता रहे हैं आनंद सर कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा पहलू है, और जो मेडे कॉल की गई क्योंकि पायलट के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, ऊंचाई बहुत कम थी, 625 फीट की ऊंचाई, और जो एक फुल थ्रॉटल से टेक ऑफ होता है, जो पिकअप होता है प्लेन का, वो ठीक से नहीं हो पाया, और इंजन फेलियर दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन. आपको क्या लगता है आनंद सर, क्या वजह रही होगी अकॉर्डिंग टू यू? हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा कि जब एयरक्राफ्ट टैक्सिंग हो रहा उससे पहले की मेंटेनेंस टीप क्या थी, और टैक्सिंग से होकर के जब उसने टेक ऑफ किया है, इसमें ड्यूरेशन क्या थी, इसके क्या फ्यूल में प्रॉब्लम की गई या फ्यूल में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 650 फीट तक जहाज उड़ता है, उड़ने के बाद वो अप जा रहा है, उसके बाद डाउन शुरू हो जाता है. इसी के बीच में कोई छुपी हुई कड़ी है, और इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले मेंटेनेंस स्टाफ की चूड़ी टाइट करनी पड़ेगी. वहीं से सारे रास्ते निकलेंगे. पायलट महोदय के पास में मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं, जो लोग नहीं रहे उनको भी देता हूं, और मैंने अपने जीवन में इससे खतरनाक दुर्घटना भारत में नहीं देखी है. राइट सर. उस पर जो इन्होंने एक गड़बड़ की या क्या कैजुअली लॉग बुक साइन कर दी, क्योंकि जो फ्लाइंग जमीन से लेकर के हवा का जो टाइम था वो हार्डली मुश्किल से 1 मिनट या 1.25 मिनट का है. 50 सेकंड सर, 50-55 सेकंड की बात कह रहे हैं. वही उस पर ब्लैक बॉक्स CDR डाटा में बहुत ज्यादा मुझे उम्मीदें नहीं निकले, क्योंकि इतनी बातचीत हो ही नहीं पाई. अगर ऐसा कुछ होता तो वो इमरजेंसी कॉल पायलट साहब नहीं देते. इसमें कहीं ना कहीं, और मैं चूंकि CBRN ट्रेंड हूं, CBRN में एक हमें चीज सिखाई गई थी जी, कि जब भी कोई रहस्यमय परिस्थिति पैदा हो जिसका इम्पैक्ट बहुत लार्जर लेवल पे हो, तो हिंदी में बताया गया था कुछ तो गड़बड़ है जी, उसी गड़बड़ पे हिट करना है और निकलेगा. इसमें कोई ना कोई सबोर्डेज की खुशबू आ रही है. और जब डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन होगा सब चीजें बाहर आएंगी कि किसी ने कैजुअली किया या किसी ने जानबूझ के ऐसा किया. राइट सर. मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं ग्राउंड हैंडलिंग टीम की तरफ से कोई ना कोई नेग्लिजेंस हुआ है, इंजन में कोई फेलियर हुआ होगा, क्योंकि पायलट के पास कोई चांस नहीं था. अब आई एम टेकिंग योर पॉइंट सर, आई एम बाइंग योर पॉइंट्स. RK भार्गव सर हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं. भार्गव सर, आप बहुत करीब से एविएशन को ट्रैक भी कर रहे हैं, और बहुत मसलों पर हमने पहले भी डिस्कशंस किए हैं, और भी जो क्रैशेस हुए हैं पूरी दुनिया भर में. आपको क्या लगता है, प्राइमा फेसी व्हाट डू यू सी कि पॉइंटर्स अगर आपको बनाने हो 5 पॉइंटर्स, तो क्या वजह आपको लगती है सर? RK भार्गव. देखिए, मैं कुछ समय तक डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी एसोसिएटेड रहा हूं, तो कहते हैं कि इस तरह की जो भी दुर्घटना होती है उसके पीछे बेसिकली 3 रीजन होते हैं. राइट सर. एक होता है ह्यूमन एरर, मैकेनिकल फेलियर, और दूसरा होता है नेचुरल कैलामिटी. यहाँ पर नेचुरल कैलामिटी नहीं थी, अभी 2 चीजें बची, मैकेनिकल फेलियर और ह्यूमन एरर. अब जो मैकेनिकल फेलियर है उसका, जैसे हमारे ये सुबोध दीक्षित ने बताया कि भाई कहीं ना कहीं उसके मेंटेनेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी, मैं उस चीज को मानता हूं. लेकिन दूसरी चीज को शायद मैं उतना चीज से नहीं मानूंगा कि जो प्राइवेट कंपनी है कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपनी एम्प्लॉयज को घटा देती है. तो उन्होंने 1 एम्प्लॉय घटा दिया, 2 एम्प्लॉय घटा दिए, 10 घटा दिए, 1000 घटा दिए. उससे उनका कितना सेविंग होगा
इस रिस्क को लेने में कि एक उनका अगर हवाई जहाज, अगर उसमें ह्यूमन लाइफ नहीं भी गई राइट तो अभी सर, जो हवाई जहाज एक पूरा नीचे गिर करके आ गया तो उसका नुकसान बिगर रिस्क जो उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा उसमें बचा लिया। कोई भी एयरलाइन या कोई भी इस तरह के हाई रिस्क वाला जो इस तरह की चीजें हैं उसमें कहीं भी कोई कंपनी इस तरह की चीज नहीं लेती है। फैक्ट्री में काम चल रहा हो, मैं मान लेता हूँ वहां पर कॉस्ट कटिंग करते हैं, 4 के बजाय 3 आदमी रख के काम चला लेते हैं, किसी का हाथ कट भी गया कुछ नहीं, उसे कुछ पैसे दे दिए होगा। लेकिन जहां पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है करोड़ों का है, जिसमें कुछ न कुछ पैसेंजर बैठे होंगे जिनकी लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर उनको बाद में करोड़ों का खर्चा दोबारा करना पड़ता है। सर 2400 तो करोड़ ऐसे का में तो जितना इंश्योरेंस मेरा क्लेम है experience सर, कभी भी भार्गव ऐसा सर नहीं हुआ कि 2400 कंपनी उस करोड़ लेवल का तक पहुंच इंश्योरेंस क्लेम है, 2400 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम है इंक्लूडिंग डेथ पैसेंजर्स। भार्गव सर हाँ नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि देखिए कितना बड़ा खर्चा है। कंपनी अगर इसमें कुछ अपने एम्प्लॉय कम भी कर लेगी तो कितना बचा लेगी, कितने सालों में जाकर के इसकी भरपाई होगी। राइट सर, तो इसलिए मैं उस चीज के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं कोई खराबी रही होगी जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट होने के साथ ही साथ क्रैश हो गया। अब उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये अचानक बोल देना, अचानक कह देना मेरे ख्याल से ना तो मेरे लिए ही सही होगा या जो बाकी भी दूसरे एक्सपर्ट हैं, जब तक वो उसके ब्लैक बॉक्स को स्टडी नहीं कर लेंगे, जब तक वो बाकी चीजें स्टडी नहीं कर लेंगे, तब तक उनके लिए भी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। कई जगह ये भी आ रहा है कि शायद इसमें कहीं कोई सैबोटेज भी हो सकता है, मैं उससे डिनाई नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से हुआ है अचानक गया और उसके बाद पायलट को इतना टाइम नहीं मिला कि वो कोई एक्शन ले पाता, सिर्फ उसने अपने इमरजेंसी कॉल दी और उसके बाद वहां क्रैश हो गया। तो इसका मतलब पायलट के पास अपने लेवल के ऊपर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, उसके बाद कुछ नहीं था। वरना पायलट भी इतने लोगों को लेकर के खुद अपनी भी जान को रिस्क में डाल करके और ये नहीं मतलब पूरी कोशिश करता है सब लाइफ को बचाने के लिए और हवाई जहाज को बचाने के लिए। इस चीज को देखते हुए मेरा तो कहना यही है कि भाई हमें मेरे ख्याल से अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके जो बाद में इसके रिजल्ट आते हैं उसको देखना पड़ेगा। हो सकता है ह्यूमन एरर रही हो, ह्यूमन एरर मेंटेनेंस स्टाफ की भी हो सकती है, मैकेनिकल एरिया मेंटेनेंस ओवर मेंटेनेंस की वजह से भी हो सकती है। तो ये कई चीजें हैं जिसको आज हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की दुर्घटना आम दुर्घटना नहीं होती। फेयर इनफ सर, ये ठीक है। हर जितने भी 140 करोड़ की 280 करोड़ आंखें हो गई जो कि इसके ऊपर टिकी हुई है, क्या हो गया कैसे हो गया, ये बड़ी दुर्घटना है और इससे जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी बड़ा एडवर्स इफेक्ट भी आता है। ऐसा नहीं कि ये मर गए तो उसके बाद खत्म हो गया, बाकी पैसेंजर उसको कभी नोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें जो असर करती हैं। आगे हो सकता है ये जो ड्रीम लाइनर है इसके हो सकता है बाकी एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कर दिया जाए, बिल्कुल सर, ग्राउंड कर दिया जाए, उनको हैंगर्स पे लॉक कर दिया जाए। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं भार्गव सर, आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ अभी विंग कमांडर कुलदीप शाह हैं, आनंद कुमार जी मेरे साथ हैं और केके जो विंग कमांडर केके शाह हैं सर। जैसा कि बता रहे हैं सुबोध सर भी और भार्गव सर भी कि टेक्निकल फेल्योर है, ग्राउंड जो स्टाफ है, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ, वहाँ से गड़बड़ी हो सकती है, सैबोटाज कैन बी वन ऑफ द इशू। लेकिन 40 सेकेंड के लिए डीवीआर में और ब्लैक बॉक्स में कुछ खास आएगा नहीं, ये सभी को पता है। आपको क्या लगता है केके शाह सर? ऐसा है कि ह्यूमन एरर की जो बात कर रहे हैं, मैं पायलट की एरर तो मानता ही नहीं हूँ इसमें। जहाँ तक ह्यूमन एरर का सवाल है, हो सकता है राइट सर, मेंटेनेंस मैकेनिकल फेलियर समवेयर रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बिकॉज आप देखिए पायलट का इतना एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड। हाँ सर, 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था तो कोई कम नहीं है, 1100-1200 घंटे पायलट का था, वो पायलट का, कैप्टन का तो 8000 का एक्सपीरियंस था। हाँ, और भी ज्यादा था। स्वदेशी एयरक्राफ्ट पे था। और एयरक्राफ्ट की पोजीशन आप देखें तो टेक ऑफ के मोड में था, नोज अप था, टेल डाउन थी, क्लाइंब कर रहा था। ओनली प्रॉब्लम जो है उसके अंडर कैरेज अभी तक डाउन थे। ये चीज समझने की जरूरत है कि या तो हाइड्रोलिक फेलियर हुआ है जिससे अंडर कैरेज लिफ्ट नहीं हो पाए, डाउन रहे, और फ्लैप्स रिट्रैक्ट हो गए, जबकि फ्लैप्स रिट्रैक्ट नहीं करते हैं जब तक कि अंडर कैरेज अप नहीं हो जाते। सबसे पहले अंडर कैरेज को अप किया जाता है, जिससे उसको क्लाइंब मिलती है। सब
एंड उसके बाद में फ्लैप्स को डिटेक्ट करते हैं, जिससे अपलिफ्टमेंट होता है, एयरक्राफ्ट ऊपर जाता है। Right, एयरक्राफ्ट की पोजीशन लिफ्ट में ही थी और Right, उसी sir. पोजीशन में वो नीचे आया कि नोज अप था, टेल नीचे थी। तो इसलिए ये जो पायलट एरर तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं, उसके पास तो समय नहीं था कुछ करने का। और मुझे लगता है कि कंट्रोल जैम हो गए थे, इसलिए उसको एयरक्राफ्ट को थोड़ा बहुत मोड़ने का भी चांस नहीं था उसको कि कहीं सेफ जगह पे जाके लैंड कर सके वो। इसलिए ठीक है। जहां पे वो सीधी पोजीशन में था वहीं गिरा। बिल्कुल ठीक है सर। सुबोध सर, जैसा कि बाकी एक्सपर्ट्स भी हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कंट्रोल्स जैम हो गए हों, पायलट को मौका नहीं मिला। 600 फीट की ऊंचाई एक बोइंग ड्रीम लाइनर के लिए कुछ भी नहीं होती है। 30-40 सेकेंड में रिएक्शन टाइम भी नहीं होता सुबोध सर। तो ये पता कैसे चलेगा कि ग्राउंड स्टाफ का फेलियर है, टेक्निकल नेग्लिजेंस है, पावर फेलियर था, कम्युनिकेशन में इशू था, एटीसी की तरफ से क्या कमांड में कोई प्रॉब्लम थी? बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं सुबोध सर। अमित जी, मैंने सबकी बातें बहुत ध्यान से सुनी जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एक करके मैं कवर करता हूँ। राइट सर। मैं एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर रहा हूँ और मैंने मिलिट्री और ज्वाइंट यूजर एरोड्रोम के साथ साथ मिक्स ट्रैफिक में यूएवी और ड्रोन, इन सभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को देखा है। राइट सर। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर का जो प्रोफेशन है वो पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्रोफेशन है उसमें से सेकंड मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब है। और हमारी जॉब में हमको इमरजेंसी हैंडल करना ही सबसे बड़ा हमारा स्किल है। क्या और हमारी जो दक्षता है वो इस बात पे टिकी होती है कि आप कितनी अच्छी से इमरजेंसी हैंडल कर सकते हैं। वॉर लाइक सिचुएशंस में हम एक डैमेज एयरक्राफ्ट को लैंड कराते हैं, और सिविल जब नॉर्मल सिचुएशन है तो हम आज की डेट में सिविल जहाजों को पूरी पढ़ाई करते हैं, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और हम उनके नॉर्मल गो राउंड को भी इमरजेंसी मान के चलते हैं। इस केस में आप जो हमें प्राइमा फेसी वीडियोस मिले हैं, सबसे पहले मैं कवर करता हूं मेंटेनेंस वाला इशू। इसी सेम एयरक्राफ्ट को ड्रीम लाइनर 787 को जिस पायलट ने चलाया हुआ है उसने खुद एक्स पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है कि द प्राइवेट कंपनीज विल नॉट ओपन द एग्जैक्ट रीजन। आई हैव फ्लोन दिस एयरक्राफ्ट एंड been handling the various kinds of failure since long and mentioned in the logbook. Right. But I am lucky that I have not faced this situation. Right, sir. इतनी बड़ी बात उस पायलट द्वारा जिसने ऑलरेडी इसको उड़ाया हुआ है, दैट शोज कि उसने जब कोई पायलट किसी भी जहाज को उड़ाता है वो उसमें आई हुई कमियों को लैंडिंग के बाद में लॉग्स में लिखता है, और लिखने के बाद में मेंटेनेंस टीम उसको ठीक करती है और ठीक करने के बाद में एक अलग से जनरेट करती है रिपोर्ट। अगर वो पायलट ये बोल रहा है जिसने खुद इस जहाज को उड़ाया हुआ है कि मैं बहुत लंबे समय से, मेरे जैसे कई पायलट्स ने इस सेम एयरक्राफ्ट को उड़ाया है और हमने रिपोर्ट्स लिखी हैं, उसको ठीक नहीं किया गया है, दिस शोज कि कंपनी के पास या तो मैन पावर की कमी थी, राइट, या फिर पैसे की कमी थी जिसकी वजह से मैन पावर को कम किया गया, और या फिर अगर थर्ड एंगल हम लेते हैं सबोटाज का, तो एनिमी कंट्री ने कुछ ऐसा प्लान किया कि बंदे होने के बावजूद भी ये इंश्योर कराया कि उसमें ऐसी कमियां बनी रहें, या लास्ट मोमेंट में ये प्लान हुआ कि आप इस चेक्स को मत कीजिए या इसको ठीक मत कीजिए। अब इसके बाद हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग द टेक ऑफ जो अंडर कैरेज हमें वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं वो मैकेनिकल फेलियर की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि जो रनवे की सेंटर लाइन है वहां से 624 फीट क्लाइंब करने पर जहाज अभी ठीक से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं जा पाया, सॉरी 1 नॉटिकल माइल भी नहीं जा पाया। कोई भी बड़ा जहाज 787 जिसमें इतने पैसेंजर ले जाने की क्षमता है, इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ एटलीस्ट 1 नॉटिकल माइल के बाद ही हम देख पाते हैं कि हाँ अंडर कैरेज अप करने का सिचुएशन आता है। इमीडिएटली कोई भी जहाज जब टेक ऑफ और लैंडिंग के फेज में होता है तो खासकर लैंडिंग के टाइम पे तो हम कॉल देते हैं कि चेक योर अंडर कैरेज,
जबकि ये हमें सिविल के लिए जरूरत नहीं होती है। फिर भी हम ये कॉल देते हैं सिविल जहाज को कि रीचेक 3 ग्रीन, रनवे सो एंड सो, क्लियर टू लैंड। और जब हम टेक ऑफ कराते हैं हम मैंडेटरी कॉल देते हैं, पायलट हमें कॉल देता है कि सर रेडी फॉर टेक ऑफ। उस रेडी फॉर टेक ऑफ का मतलब होता है कि जहाज के पायलट ने टैक्सी के टाइम पे चेक किए, टेक ऑफ के टाइम पे फुल थ्रोटल किया, सारे ऑपरेशंस नॉर्मल आए और उसके बाद ही उसने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद 624 फीट की ऊंचाई पाते पाते एयरक्राफ्ट अभी 1 नॉटिकल माइल भी दूर नहीं जाता है और स्टॉलिंग कंडीशन में आ जाता है। राइट सर। ये स्टॉलिंग कंडीशन ऐसी कंडीशन है जहां पर इंजन ने थ्रस्ट सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं दिया, एयरक्राफ्ट को लिफ्ट नहीं मिल रही है। लिफ्ट का जो वैल्यू है वो द ग्रेविटी विच इज सप्लाइड ऑन द एयरक्राफ्ट इज नॉट सफिशिएंट एंड दैट इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज इंजन्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग द सफिशिएंट पावर। पावर ना आने के 2 रीजन है। नंबर 1, द इंजन्स आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट फ्यूल सप्लाई फ्रॉम द wings where the fuel is stored in wings, right sir। तो विंग से उसको या तो सप्लाई नहीं मिल रहा है या फिर कॉकपिट में इनएडवर्टेंट एरर हुआ है। इनएडवर्टेंट एरर का मतलब है कि यू वांटेड टू पुश और पुट ऑन सम बटन बट गलती से आपसे कोई दूसरा बटन ऑन हो गया। राइट। लेकिन वो हमें पढ़ाया जाता है कि इनएडवर्टेंट एरर क्या होती है कि आपने मोबाइल में ऑनलाइन आने के लिए अभी वीडियो ही ऑन नहीं किया और आप बोल रहे हैं कि आप मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो इसकी भी संभावना बहुत कम होती है क्योंकि जब टेक ऑफ का मोड होता है तो जो कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट होता है जिसमें लिखा हुआ है कि द कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट विल हैव द फाइनल अथॉरिटी फॉर द डिस्पोजिशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, वो अपने कंट्रोल तब तक वो पायलट को हैंडओवर नहीं करता है जब तक कि जहाज एक लेवल फ्लाइट पे नहीं आ जाता। तो यहां से हमें ये साफ साफ पता चलता है कि हमें सबसे पहले मेंटेनेंस एरर पे जाना चाहिए और जिन जिन पायलट्स ने अपने पिछली तारीखों में जो जो एरर्स लिखी हैं उसको रेक्टिफाई क्यों नहीं किया गया। ठीक है सुबोध सर, उस डेट को जी ठीक है सुबोध सर। आनंद सर, सुबोध सर जो बातें बता रहे हैं बहुत डराने वाली भी हैं और ये बहुत नेग्लिजेंस का बहुत बड़ा मामला है कि अगर पायलट ने अपने फ्लाइंग रिपोर्ट में जब वो अलग अलग डेस्टिनेशन में फ्लाइट करता है, अलग अलग सेक्टर्स में फ्लाइट करता है, एविएशन के लैंग्वेज में कहते हैं, तो जब वो आता है तो अपनी पूरे दिनचर्या और फ्लाइंग शेड्यूल के बारे में लिखता है। तो अगर किसी पायलट ने ये प्रॉब्लम्स लिखी थी उसको देखा क्यों नहीं गया? टाटा ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी है देश की, क्या उसके पास भी मैन पावर और पैसे की दिक्कत थी या जो फ्लाइंग शेड्यूलर्स हैं, जो फ्लाइंग कंट्रोलर्स हैं, ग्राउंड हैंडल करने वाली जो टीम के हेड्स हैं, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे? आनंद सर पकड़ा तो वही बात मैंने भी रखी थी कि फ्यूल सप्लाई कट ऑफ, ये एक रीजन मुझे समझ में आ रहा है कि 45-50 सेकंड के अंदर एयरक्राफ्ट लाइक ए स्टोन स्टार्टेड फॉलिंग। यहाँ पर जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो कितना टायर्ड था, उसकी क्वालिटी लेवल क्या थी, उनके पास में कितने तरीके से काम करने का अनुभव था और उन्होंने उस कार्य को मन से किया कि नहीं किया। काम तो दे दिया जाता है, हमारे यहाँ एक समस्या चलती है, चलता है हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो ठीक ही है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज कोट करना चाहता हूँ, आप लोगों ने भी इसको न्यूज में सुना होगा कि कोई एक छोटा सा वीडियो डाला गया था, अब वो उसी से है कि नहीं, कि जिसमें कहा गया था कि एक भी बटन नहीं ऑन हो रही है, 15 मिनट से हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, एसी भी ऑन नहीं हो रहा, डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर, वो पैसेंजर दिल्ली से अहमदाबाद के लिए फ्लाई कर रहा था और उसने बताया कि एसी नहीं चल रहा था, ऑडियो कंसोल्स नहीं चल रहे थे, मीडिया कंसोल बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही कह रहा सर, ये प्रॉब्लम थी। इनको जब हम इग्नोर करते हैं तो ये एक मेजर कॉज में कन्वर्ट होती हैं और बाद में एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर फटल कर देती है। राइट सर। क्योंकि जस्ट एयरक्राफ्ट रेडी स्टेट हुआ, फ्रेश खड़ा था, उसकी पूरी चेकिंग हो चुकी थी और वो टेक ऑफ किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके इंजन में बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी। और अगर होगी भी तो उसके पास 2 इंजन थे, एक इंजन नहीं था। 1-1.5 किलोमीटर के नॉटिकल पर चलने के बाद लाइक स्टोन या लाइक अम्ब्रेला फॉल करेगा, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है मेंटेनेंस का कंप्रोमाइज है, और मेंटेनेंस का जो कंप्रोमाइज है ये नेग्लिजेंसी पे हुआ
या एक प्लांटेड तरीके से करवा दिया गया। दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन इन्वेस्टिगेशन इट विल कम आउट। ठीक है भार्गव सर, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो नेग्लिजेंस का मामला है, ग्राउंड हैंडलिंग टीम की तरफ से जो लापरवाही कोताही बरती गई, जैसा कि सर भी आनंद सर बता रहे हैं कि प्लेन पे 2 इंजन्स थे, जिस तरह का फॉल हुआ है उस तरह का फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। दोनों इंजन एक साथ फेल्योर नहीं हो सकते, दोनों इंजनों में एक साथ प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आपको क्या लगता है भार्गव सर, आपका क्या नजरिया इसे लेकर? मेरा नजरिया, ये तो सारे के सारे टेक्निकल लोग हैं और मेरे इनकी नॉलेज मेरे से बहुत ज्यादा है, लेकिन जो एज ए लेमैन मैं समझता हूँ तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहां पर आपके 2 इंजन है वहां पर दोनों इंजनों का एक साथ इंस्टॉल हो जाना ये बहुत अनलाइकली है। रहा सवाल जो ग्राउंड स्टाफ है मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि हमारा कहते हैं ना चलता है यार, इतने समय से चल रहा है, बाकी हवाई जहाज होके चले गए तो ये भी चला जाएगा, और एक बार ऊपर एयर बाउंड हो गया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप नीचे है और बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे यहाँ होता है। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि जो ह्यूमन एरर वाली बात है वो कॉकपिट में भी हो सकती है और ग्राउंड पे भी हो सकती है। इस केस में जहां तक अगर मान लीजिए मेंटेनेंस की कोई दिक्कत थी तो वो ग्राउंड के ऊपर ही मेंटेनेंस स्टाफ की गलती है कहीं, चाहे उसे हम नालायकी कह लें, चाहे लापरवाही कह लें, या जानबूझकर किया हुआ कोई इस तरह का एक्ट कह लें जिसमें कि उसने एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से चेक नहीं किया। अभी जो बता रहे थे कि दिल्ली के एक पैसेंजर ने उसने कंप्लेंट लिखी थी कि एसी नहीं चल रहा, लाइट नहीं चल रही, ये चीजें मेरे ख्याल से अगर उनके पास गई हैं तो ग्राउंड पे अहमदाबाद आने के बाद उसको उन्होंने चेक तो किया होगा। अब उन्होंने चेक किया है, कितना किया ये तो नहीं कह सकता, ये तो इंक्वायरी होने पर ही पता लगेगा कि इन रिपोर्ट के ऊपर क्या क्या एक्शन लिए गए थे। लेकिन सीधी बात यह है कि जब तक बाकी चीजें, जब तक उसका ब्लैक बॉक्स को रीड नहीं कर लिया जाए, एनालाइज नहीं कर लिया जाए, तब तक जो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो शायद किसी नतीजे पे आ सकते हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि एक्चुअली क्या हुआ होगा, लेकिन ये बात बड़ी संदिग्ध लगती है कि दोनों के दोनों उसके इंजन जो है कैसे इंस्टॉल हो गए, कैसे उन्होंने काम करना बंद कर दिए। लेकिन भार्गव सर बात ये भी तो है कि ब्लैक बॉक्स में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि एटीसी के कमांड के बाद प्लेन टेक ऑफ करता है, अपने अलाइन पे आता है, अपने वर्टिकल्स पे, अपने हॉरिजॉन्टल पे जाने लगता है, एक तय स्पीड, एक तय ऊंचाई पर उसको टर्न लेना होता है, वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब ब्लैक बॉक्स और डीवीआर में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ सर, पता कैसे चलेगा? ये तो बहुत बड़ा, जैसा कि आनंद सर भी बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो 15 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है भार्गव सर, वो कौन रीड करेगा, वो कौन इंटरप्रेट कर पाएगा? जिस समय एयरक्राफ्ट वहां से निकलता है, टैक्सी वे पे जाता है, उस समय से उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। फ्यूल का प्रेशर, फ्यूल का फ्लो, इंजन की स्पीड, इंजन की सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड होती हैं, यहाँ तक कि कॉकपिट वॉइस भी उसमें रिकॉर्ड होती जाएगी। और जिस समय वो क्रैश हुआ है उस समय तक का सेकंड बाई सेकंड उसके अंदर सारा रिकॉर्ड होता है, जिससे ये पता लग सकता है कि अगर जैसे हम कह रहे हैं ना फ्यूल लाइन खराब हो गई, इंजन को फ्यूल नहीं मिला, तो वो सारा रिकॉर्ड उसमें होगा। फ्यूल का प्रेशर कम हो गया था या फ्यूल उसमें नहीं आया था। हालांकि ये चीज मेरे से ज्यादा जो हमारे ये पायलट बैठे हुए इनको पता होगा, लेकिन जितना मैं समझता हूँ या जितना मुझे ब्लैक बॉक्स के बारे में पता है उसके हिसाब से ब्लैक बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें उसमें डिटेल आती। ठीक है भार्गव सर, मेरे साथ के शाह भी हैं। सर जैसा कि भार्गव सर बता भी रहे हैं कि ये मसला हो सकता है, और माफ़ कीजिएगा, डीवीआर में क्या रिकॉर्डिंग हुई है, क्या नहीं हुई है, और किस तरह से उसको एनालिसिस किया जाएगा, कैसे उसको रीड किया जाएगा। पूरा कम्युनिकेशन रिकॉर्ड होता है, सप्लाई के लिए जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, सारे जो वायरिंग है, सारा जो कनेक्टिविटी है किसी भी प्लेन का, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि जैसा सर बता रहे हैं कि डीवीआर और ब्लैक बॉक्स में चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि आनंद सर ने एक बहुत ज़रूरी बात कही है कि अमित, जो 15-20 सेकेंड का वो दरमियान वो जो टेन्योर है सर, वो रीड कैसे होगा, कैसे रीड होगा, कैसे पता चलेगा? विंग कमांडर के शाह सर, आपसे सवाल था मेरा। रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट होती है, एक सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है टिल क्रैश, राइट सर, और उससे पॉजिटिवली कुछ तो कुछ बाहर आएगा कि हुआ क्या था। राइट सर, दोनों इंजन एक साथ फेल होना पायलट एरर में नहीं है कि कोई ऐसा स्विच दबा दिया जिससे दोनों इंजन फेल हो गए और रियलाइज किया कि अरे गलती हो गई, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए। राइट सर। कुछ तो कुछ मैकेनिकल फेलियर हुआ है और ये फॉल्ट किस पे है ये तो कहना बड़ा अच्छा नहीं रहेगा किसका फॉल्ट है, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स और जो डीवीआर मिले हैं उससे पॉजिटिवली पता लग जाएगा कि इस सिस्टम में फेलियर किस जगह कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ हुआ। राइट सर। क्योंकि वाइल टैक्सिंग अप टू टेक ऑफ पॉइंट सारी चीजें नोट की जाती है बाय बोथ द पायलट्स, कैप्टन एज वेल एज को पायलट, सब चीज देख लेते हैं, एक दूसरे से बात भी करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं। ये रिकॉर्डिंग, कंप्लीट रिकॉर्डिंग जब तक टेक ऑफ नहीं होता तब तक दोनों करते हैं। एंड बिफोर टेक ऑफ, जैसा इसरो सुबोध ने बताया कि टेक ऑफ के टाइम पे एवरीथिंग चेक करने बाद में परमिशन मांगते हैं कि दे आर रेडी टू टेक ऑफ, परमिशन टू टेक ऑफ। Yes, they ask for the confirmation and permission to take off, right? Exactly. Right, sir. हाँ बिल्कुल, तभी दिया जाता है। Right, तो sir. उस वक्त तक एयरक्राफ्ट में कोई खराबी नहीं थी, एकदम से खराबी आ जाना, भाई 600 फीट ऊपर जाने के बाद में कुछ खराबी एकदम आ जाना, ये थोड़ा सा समझ से परे है। इस बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुछ कह पाएगा जब तक कि ब्लैक बॉक्स और डीवीआर से कुछ पता नहीं लग जाए। नहीं, आनंद सर से मैं समझना चाहूँगा। आनंद सर, ज़रा आइटनरी समझाइएगा, जैसे कि आप शुरू से बता रहे हैं कि ग्राउंड जो टीम है वहाँ का नेग्लिजेंस है, लास्ट मोमेंट में सैबोटाज, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर द क्रैश लैंड। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि एक साथ दोनों इंजन कैसे फेल हो गए, लेकिन सुबोध सर ने एक बात बोली कि टेक ऑफ का जो प्रोसीजर है, जो की प्रोसीजर्स होते हैं सर, बहुत सारे बटन होते हैं और मैं कॉकपिट में बैठा हूँ, मैंने देखा है, तो क्या उस प्रोसीजर मैनुअल को फॉलो करने में कहीं गलती हुई है? आनंद सर, आपको लगता है क्या कि कई बार मैनुअल से ही पायलट प्रोसीजर फॉलो करता है, मैनुअल साथ में खोल के रखता है, तो क्या मैनुअल में कोई दिक्कत आई सर, मैनुअल प्रोसीजर्स में? लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है जी कि जब एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ किया गया, राइट सर, उस पर इनको सिग्नल मिला, क्लियरेंस मिला और टेक ऑफ किया। टेक ऑफ एयरक्राफ्ट हो रहा, फर्स्ट ले ली थी उसने। हाँ, लेकिन उसके जाने के बाद सीधे आप अगर उसका वीडियो देखेंगे जी, तो वो फॉल हो रहा है। हाँ, वो लिफ्ट नहीं कर रहा है, वो ऊपर नहीं जा रहा है सर। हाँ, ऊपर नहीं जा रहा, वो फॉल नीचे फॉल हो रहा है। और जिस पायलट ने 8200 घंटे की फ्लाइंग कर रखी हो, राइट सर, और बिल्कुल फ्रेश मूड में आया, जो उसका वर्किंग आवर स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल फ्रेश आवर। हाँ सर, वो फर्स्ट फ्लाइट थी उस सेक्टर, लंदन सेक्टर के लिए वो फर्स्ट फ्लाइट थी सबरवाल की, राइट सर। एंड ही वाज वेरी बैलेंस्ड पर्सन, वेरी साउंड पायलट। तो दीस चांसेस, हाँ, कोई टेक्निकल एरर हुई, उसकी वजह से उसके डाटा चेंज हो गए, डाटा चेंज होने उसका कंट्रोल डिस्टर्ब हुआ, दिस में रीजन में भी, बट इनके पीछे कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में थोड़ी सी या तो चूक हो गई या उनसे उसकी वजह से गड़बड़ हो गई। सर एवियोनिक्स की दिक्कत, सर एवियोनिक्स की दिक्कत भी आप मानते हैं एक रीजन हो सकता है लास्ट मोमेंट में एवियोनिक्स में प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से एवियोनिक्स में कोई प्रॉब्लम, अच्छा, मैं इसको खारिज करता हूं, राइट, क्योंकि जब टेक ऑफ किया है, कॉल साइन लिया है कि इसमें यस टेक ऑफ, तो टेक ऑफ से और 45-50 सेकंड के बीच में कहां से एविएशन प्रॉब्लम आ जाएगी? ये तो समझ से बिल्कुल परे की बात है। तो सर आनंद सर, इंजन थे हमारे पास, बोलिए सर, बोलिए, मैं सुन रहा हूं, गो अहेड सर, प्लीज बोलिए। हमारे पास में दो इंजन थे, एक फेल होगा तो उसको इतना टाइम तो मिलेगा कि टर्न लेके लेफ्ट या राइट कहीं सेफ जगह वो मूव कर जाएगा। दोनों इंजन जाने का मतलब है या तो कमांड कंट्रोल उसका जो है वो गड़बड़ हुआ या फ्यूल सप्लाई में गड़बड़ हुई, यही दो रीजन मुझे लग रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आनंद सर, कोई ना कोई जिम्मेदार तो ठहराया जाएगा जरूर इसके लिए। ऐसा तो है नहीं कि 200-250 लोग मर गए और सिर्फ ये जांच का विषय है, डीवीआर मिला, ब्लैक बॉक्स मिला, सहानुभूति की लहर दौड़ी, मुआवजा मिला और सब भूल गए। जैसे कि पहले हादसे होते रहे, मुआवजे का ऐलान होता है और हम लोग भूल जाते हैं। वी हैव वेरी शॉर्ट मेमोरी सर। तो क्या ये, मुझे लगता है कि इतना बड़ा ड्रीम लाइनर का हादसा भारत में पहली बार हुआ है जितना मैं याद कर सकता हूं सर। आप सभी सीनियर्स हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, शायद आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन ड्रीम लाइनर 787 जैसा हैवी व्हीकल, फ्लाइंग बीस्ट गिर जाता है सर, तो कहीं ना कहीं बोइंग के लिए भी एक तरह से सवालिया निशान है, बोइंग पर भी। ये सवाल तो है, एयरक्राफ्ट यूएस का था, ड्रीम लाइनर था जिसका वेलकम फाउंटेन से हुआ था। राइट सर, बोलिए, आवाज आ रही सर, बोलिए। ये वो ड्रीम लाइनर है जो यूएस का प्रोड्यूस्ड है, और जब ये यहाँ पे इंडिया में इंडक्ट हुआ था, आया था, तो देश में बड़ी खुशी हुई थी और उसका फवारे के साथ स्वागत किया गया था और सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट था। पूरे विश्व में एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं
ऐसा क्या हुआ कि एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ किया है तब तक कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं आ रही है। टेक ऑफ करते हुए ही जैसे वो थोड़ा हाइट लेना चाहता है वो नीचे आ जाता है। तो इसमें क्या फ्यूल उतना ही उसको मिल पाया कि वहीं तक उतना पहुंच पाया, आगे का फ्यूल उसको नहीं मिला, या ऊपर जाने का जो कमांड था वो नीचे में कन्वर्ट हो गया और पायलट ने अपनी आंखों से देखा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग अप नाउ वी आर गोइंग डाउन। that also observation is to be looked into। बिल्कुल सर, क्योंकि 40 सेकेंड बाद कैप्टन सब्रवाल ने मेरे कॉल दे दी थी, यानी 30, 40, 50 सेकेंड के अंदर ही पायलट ये जान गया था कि अभी कंट्रोल विमान का उनके हाथ में नहीं है। सर, आई ऑल्सो डन लॉट ऑफ फ्लाइट फॉर ड्रीम ग्लाइडर 787 मैंने फ्लाई किया है सर, कहा जाता है कि बहुत कंफर्टेबल, बहुत सेफ फ्लाइंग है सर। ड्रीम लाइनर की इंजन बहुत मजबूत हैं, एवियोनिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, कम्युनिकेशन टूल्स बहुत अच्छे हैं। यानी आप कम्युनिकेशन को इग्नोर कर रहे हैं, एवियोनिक्स को इग्नोर कर रहे हैं, आपको लगता है सैबोटाज एक could be a reason, Anand sir? It cannot be only reason, but I suspect because of accident took place within 50 seconds after taking off, within Right, 50 sir. seconds. Right, sir. So, both the engines are, it's not possible that they will just close down and aircraft will fall down as a stone. राइट सर। विंग कमांडर के शाह, आई वुड कम टू यू सर। एक बात बहुत हर किसी के जहन में है, हर भारतीय जानना चाहता है कि जब कोई विमान क्रैश होता है तो एक डर, एक खौफ लोगों के जहन में आ जाता है। तो एविएशन इंडस्ट्री बहुत इफेक्ट होता है। आपको याद होगा पिछले एयर इंडियाज जब क्रैश हुए, इंडिगो क्रैश हुआ और भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्रैश हुई थी, तो एक पूरी लहर चलती है एविएशन में कि महीनों महीनों लोग फ्लाई नहीं करते, डरे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन क्या डीजीसीए की, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, क्या डीजीसीए की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या उनको भी हर चीज़ में इंटरवेन करना चाहिए डीजीसीए को? यू आर राइट, दे शुड। राइट सर। Because maintenance is the biggest tool in the hands of the company. Right. Maintenance रहेगी, अच्छी होगी तो एयरक्राफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Right, इसलिए डीजीसीए को अपने थोड़ा सा कंट्रोल इनके ऊपर बढ़ाना पड़ेगा कि जिससे मेंटेनेंस का जो रिकॉर्ड है वो उनके पास अवेलेबल हो। मेंटेनेंस की जाती है, नहीं की जाती, एवरी डेटा शुड बी लिंक टू द डीजीसीए। राइट सर। लेकिन सर, डीजीसीए की गाइडलाइंस, क्या उनके काम करने के तरीक़ों में और थोड़ी पारदर्शिता की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए एयरफोर्स फ्लाई करता है सर, हम बहुत हैवी फ्लाई करते हैं एयरफोर्स में विद ऑल द आर्म्स, एमिनेशन एंड ऑन अ टॉप स्पीड, लेकिन हम जो हमारे फाइटर जेट्स हैं हम उनका रखरखाव अच्छा करते हैं, मेंटेनेंस अच्छा करते हैं, तो घटनाएं कम होती हैं। लेकिन डीजीसीए इंश्योर कैसे करेगा सर? आप जाइए हैंगर्स पे, हज़ारों विमान वहाँ पर खड़े रहते हैं, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई की बात कर लीजिए, अहमदाबाद की बात कर लीजिए, कहीं की भी बात कर लीजिए। ये श्योरिटी कैसे होगी सर कि मेंटेनेंस हो रहा है, ट्रैकिंग कैसे होगी, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी? ये तो सुपरवाइजरी स्टाफ है, इसका काम कान मरोड़ने का है, ये खुद नहीं कर सकता है। जी भार्गव जी। इसके पास जो भी रिपोर्ट आती है ये Right, उसको sir. एनालाइज करके उसके बाद जो भी कल्प्रिट होता है उसको ये आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसके लिए गाइडलाइन ये इशू करते हैं। ऐसा नहीं कि हम डीजीसीए को टाइट कर देंगे तो शायद ये काम करना ठीक, बल्कि डीजीसीए खुद का काम है दूसरे को उसको टाइट करना। तो इसलिए डीजीसीए के काम में हम कहें कि हो सकता है कहीं पर कोई चीज उसकी नजर में आई हो, उसके लिए इंस्ट्रक्शन ना इशू करे, ये उसका काम हो सकता है, यहाँ पर उसका फेलियर हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्योंकि सुपरवाइजरी काम है उसका, इसलिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सर, आपको याद होगा गौरव तनेजा एक फ्लाइंग ऑफिसर थे, ही वॉज अ सीनियर कैप्टन और एक प्राइवेट एयरलाइंस को उड़ा रहे थे। उन्होंने इस्तीफा इसी बात से दिया था, उनसे कहा गया था कि फ्यूल बचाने के लिए आप जो अपनी लैंडिंग ट्रैक कर रहे हैं उसको लॉन्ग के बजाय शॉर्ट कर लीजिए। गौरव तनेजा ने बाकायदा एक मेल लिखकर कंपनी को कहा था कि शॉर्ट लैंडिंग में विमान को खतरा होता है, विमान क्रैश हो सकता है। सिर्फ कुछ फ्यूल बचाने के लिए एविएशन कंपनियां पायलट्स को विवश करती हैं कि वो लॉन्ग के बजाय शॉर्ट ट्रैकिंग पे जाकर अपने प्लेन को लैंड कराएं या शॉर्ट टेक ऑफ करें। तो सर, कंपनियां जानबूझ के रिस्क ले रही है लोगों की जिंदगी से? भार्गव सर। हाँ, ये देखिए, ये तो मैंने बताया, ये तो टेक्निकल एक इशू है। Right, और sir. बाकी तो ठीक बात है, जो भी पायलट ने कंप्लेंट की
कि आप एक रिस्क ले रहे हैं थोड़ा सा पेट्रोल बचाने के लिए, लेकिन वही अगर जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद उसका खामियाजा जो है उससे कई गुना होता है, कई हजार गुना होता है। बाकी जो सवाल है लाइफ का, जो लाइफ चली जाती है चली जाती है, बाकी खामियाजा जो है पूरा हो सकता है। इस तरह की अगर कोई इंसिडेंट किए थे नॉलेज में आपके, वहां पर इसका काम है कि उस कंसर्न एयरलाइन को उन्होंने स्टिंकर इशू करना और उसके ऊपर गाइडलाइन देना कि इस तरह का कोई काम नहीं होगा। उसके लिए वो सिक्योरिटी इंस्पेक्शन इशू करेंगे, जिसको मानना हर एयरलाइन का काम होगा, हर पायलट का काम होगा। ठीक है आनंद सर, अभी सुबोध सर हमारे साथ शो में थे एंड ही वाज टेलिंग अस कि बहुत सारे पायलट्स ने बाकायदा ये शिकायत की थी कि ड्रीमलाइनर के टेक ऑफ और लैंडिंग के इश्यूज हैं, फिर भी डीजीसीए ने नहीं देखा, एविएशन कंपनी ने नहीं देखा, और अभी भी बहुत सारी शिकायतें हैं जो पायलट्स करते हैं। वो ओपनली सोशल मीडिया पर नहीं लिख सकते, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तमाम पायलट से बात की जाए तो वो बताएंगे कि एविएशन कंपनियां किस तरह से दबाव बनाकर फ्यूल बचाने के लिए, एक पायलट सुबह 7 बजे एक सेक्टर के लिए फ्लाई करना शुरू करता है, वो पूरे पूरे दिन फ्लाई करता रहता है। कभी कभी ये मामले भी आए कि कई बार पायलट्स जानबूझकर, एयर इंडिया का एक पायलट है, पूरा उदाहरण मुझे याद है सर, एयर इंडिया के पायलट ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी और जब उससे पूछा गया पायलट से कि आप क्यों नहीं गए, तो उसने बोला कि मैं 18 घंटे फ्लाई कर चुका हूं, जो मेरी शिफ्ट से दोगुना है। तो अगर हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं सर, एक पायलट जो 18 घंटे फ्लाई करके कहीं वो सो गया सर बीच में, उसको झपकी आ गई, उसके बायोस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम जानबूझकर रिस्क ले रहे हैं सर। ये तो बिल्कुल सही जगह बात उठाई और मैंने अपने पहले सेशन में बात रखी थी क्वालिटी पीपुल, शायद शब्द याद होगा आपको। राइट सर, मैंने शब्द दिया था क्वालिटी पीपुल। राइट, क्वालिटी पीपुल यही होता है कि पायलट्स, इवन जो गार्ड्स हैं, उनको जगने के लिए, अलर्ट रहने के लिए उनके शरीर में इतनी स्ट्रेंथ, एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो काम ठीक से कर सके। अगर एक्सेसिवली टायर्ड कर दिया उनको, या जो आपका ग्राउंड स्टाफ था वो क्वालिटी में हल्का, आपको लगा कम पैसे से हम काम चला लेंगे, हमारा काम चल जाएगा, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। और डीजीसीए इंस्ट्रक्शन क्लियर देता है, क्यों तो हम और आप ऐसा बीच में करते हैं। राइट सर। अब ये डीजीसीए उन पर एक्शन ले सकते हैं और उन पर एक्शन लेना भी चाहिए, लेकिन आज एक्सीडेंट होता है, लोग गुजर जाते हैं, परिवारों में बड़े बड़े कष्ट आते हैं और 4-6 दिन बाद भूल करके फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़े कष्ट की बात है कि वी आर इन द हैबिट ऑफ लेसन नॉट लर्न। राइट सर, लेसन नॉट लर्न, ये बहुत डीपली मतलब हर्ट कर रहा है मुझे, ये बराबर हो रहा है। फ्रॉम द फैमिली, और उन्होंने भी ये बातें बहुत बार बताई हैं कि नाइट शिफ्ट करने के बाद आप सुबह 5 बजे, अगर सर 6 बजे की फ़्लाइट है तो एक पायलट को सुबह 4 बजे पहुंचना होता है एयरपोर्ट पे। 2 घंटे पहले पहुंच के वो अपना मेडिकल टेस्ट कराता है, वो अपने मैनुअल्स लेता है, उसके बाद अपने फ़्लाइट शेड्यूल्स लेता है, चार्ट लेता है। बहुत थकान वाला काम है सर। फिर एक फ्लाई होता है दिल्ली से, वो दुबई के लिए फ़्लाई करता है, दुबई से वो इजराइल के लिए जाता है, इजराइल के बाद वो दोबारा दुबई आता है, दोबारा इजराइल आता है, फिर वो इंडिया के लिए फ़्लाई करता है। तो इतने लंबे लंबे सेक्टर्स की फ्लाइंग है सर। यहाँ से दुबई जाने में सर 8 घंटे 9 घंटे की फ़्लाइट है, 18 17 घंटे इजराइल जाने में लगता है। और उसने खुद मुझसे कहा कि हम सोते हैं कॉकपिट में। अब कितना बड़ा रिस्क है सर, सोचिए कि फर्स्ट कैप्टन इज स्लीपिंग एंड सेकंड कैप्टन इज लुकिंग आफ्टर अ फ्लाइट। तो मजबूर है सोने के लिए आदमी। अगर वो 20 घंटे फ्लाई कर रहा है तो वो सोएगा क्यों नहीं? इस तरह के मजाक, और सर मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात कर रहा हूं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, भारतीय एविएशन सेक्टर को तो माइनस करिए सर, इंटरनेशनल कंपनीज जो फ्लाई करती हैं उनके पायलट्स कॉकपिट में सोते हैं सर, मजबूरी है उनकी। आनंद सर, आपका ऑब्जर्वेशन सही। ये बड़ी चिंता की बात है कि पैसे बचाने के लिए हम जिंदगियां दांव पे लगा रहे हैं। ठीक है भार्गव सर, जो बात मैंने कही है उस पर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? आप क्या बोलेंगे इस पे कि एक पायलट 5-5 सेक्टर्स में फ्लाई कर रहा है सर, 22 घंटे की फ्लाइट्स है। देखिए, ये जो पायलट है ना, इनका भी एक कोटा होता है जितना इनको फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे महीने में 5 घंटा फ्लाई किया और पूरे 8 लाख रुपए लेकर के चले गए, ऐसा नहीं। उनको भी हर महीने उनका एक फिक्स होता है कि भाई कितने घंटे उन्होंने फ्लाई करना है। राइट सर। कभी कभी पायलट भी आउट ऑफ के नहीं, यार मुझे इतने सारे आवर्स कंप्लीट करने हैं, तो वो रिस्क लेते हैं कि नहीं ठीक है चलो चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, फील के आई एम फिट। नंबर 1 बात।
नंबर 2 बात, आप जहां पर 20-30 घंटे की भी अगर फ्लाइंग है तो इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आदमी उस 20 घंटे के अंदर आंख नहीं झपकाएगा। ठीक है, उसमें अभी आजकल जितने एयरक्राफ्ट है उसमें सबके अंदर वो मोड है जहां पर वो उसको ऑटो फ्लाइंग मोड में भी हाँ सर, ऑटो पायलट में डाल के सोते हैं पायलट्स, राइट, फ्लाई होकर के जाना है, राइट तो सर, ऑटो फ्लाइंग मोड के ऊपर डाल करके टेक है, क्योंकि वहां पर अगर 2 पायलट हैं तो 2 पायलट का काम क्या है। इसलिए मुझे कह नहीं सकता मैं, लेकिन हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है, पढ़ा है या बाकी जिस एक्सपेरिमेंट में मैंने समझा है उसमें ये बात वाजिब है कि अगर आपके पास 20 घंटे की फ्लाइट है तो 20 घंटे की फ्लाइट में टर्न बाय टर्न दोनों ही पायलट जो है झपकियां लेते हैं। और वैसे भी ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप आंखें जगा करके बैठे रहें एंड यू लूज योर एनर्जी, यू लूज योर अलर्टनेस। तो इसलिए अच्छा ये है कि 10 मिनट 15 मिनट के लिए अगर आपसे झपकी ली एंड देयर आफ्टर यू आर परफेक्टली एवरीवेयर, यू आर परफेक्टली फिट, तो ठीक है, वहां पर ऐसा कोई नहीं है कि आप 20 घंटे की फ्लाइट में आप बिल्कुल जगते ही रहेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है। सर समय ज्यादा नहीं बचा है, मैं एक बार फिर से जाऊंगा विंग कमांडर के जी भार्गव जी, बात पूरी कर लीजिए। भार्गव सर बात पूरी कर लीजिए। जी जी, कई जगह पर क्या होता है कि जो पायलट है उन्हीं को रोटेट करते हैं। क्यों? पायलट की कमी है, जहाँ 100 पायलट की जरूरत है वहाँ आज की तारीख में 80 पायलट है, तो 80 पायलट को ही अगर काम में लाना है तो उनको रोटेट भी होना पड़ेगा और उनको शायद अपने जो भी उनके शेड्यूल फ्लाइंग आवर्स है उससे शायद ज्यादा भी काम करना पड़ेगा। फेयर इनफ। विंग कमांडर के शॉ भी मेरे साथ हैं। सर शो अब रैप करने का वक्त आ गया, मैं चाहता हूं कि क्लोजिंग कमेंट आप अपना दें। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए सर, कैसे रोकेंगे इस तरह की घटनाएं? सवाल है, एयरफोर्स और सिविल एविएशन दोनों का टोटली डिफरेंट है। एयरफोर्स में अगर एक एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होता है तो उस एयरक्राफ्ट के पूरी टाइप के जहां भी स्क्वाड्रन है सबको फ्लाइंग रुक जाती है, सारे एयरक्राफ्ट चेक होते हैं, राइट सर, पूरी मेंटेनेंस की जाती है, उसके बाद में उन एयरक्राफ्ट को परमिशन दी जाती है फ्लाई करने की। जबकि सिविल में ऐसा नहीं है, एक एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस की बाकी सब उड़ रहे हैं, दूसरा खराब होगा दूसरे करेंगे बाकी सब उड़ रहे हैं। सेम मिस्टेक हो सकती है हर एयरक्राफ्ट में हो, लेकिन वो रेक्टिफाइड नहीं हो पाती है। एयरफोर्स में ऐसा नहीं है, एयरफोर्स में तो किसी एयरक्राफ्ट में कोई मिस्टेक होगी और उससे एक्सीडेंट होगा, सारे एयरक्राफ्ट डाउन हो जाएंगे, सारों की रिपेयर की जाएगी, चेक किए जाएंगे, उसके बाद ही फ्लाइंग वर्दीनेस उनको दी जाएगी। इसे मेंटेनेंस इज अ मेजर प्रॉब्लम व्हिच वी शुड, आई थिंक डीजीसी आल्सो एंड वी ऑल शुड होप। विंग कमांडर के शाह, आर यू सेइंग कि अगर किसी एक विमान में दिक्कत आती है तो हमें उस एविएशन कंपनी के सारे विमान को ग्राउंडेड कर देना चाहिए? यू मीन? यस, लेट्स नॉट फ्लाई, लेट देम check completely all these aircraft, maybe a day or two. It may take a day or two, no flying. क्योंकि सर इज इट फिजिबल सर, आपको लगता है ये संभव है? क्योंकि प्राइवेट जो एविएशन सेंटर है, सेक्टर्स हैं, कोई अमेरिका में किसी का प्लेन है, कोई यूरोप में उड़ रहा है, कोई मिडिल ईस्ट में उड़ रहा है, कोई चाइना में है, कोई जापान में है, क्या ये पॉसिबल है कि एयर इंडिया का एक प्लेन अगर प्रॉब्लम करता है तो सारों को ग्राउंड किया जाए? सर इंडिया की कंपनी से परवाह है हमें, दूसरों की परवाह वो करते रहे जो करना उनको। जी जी, हमारे यहाँ पे ये है, मेंटेनेंस शुड बी स्ट्रिक्ट। भार्गव सर, जो के सर कह रहे हैं इज पुटिंग अ वैलिड पॉइंट, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अगर इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद वन एविएशन सेक्टर तो क्या हम उनके सारे फ्लाइट्स को ग्राउंड कर लेट देयर बी लॉट ऑफ चेकिंग, लेट देयर बी लॉट ऑफ स्क्रूटनी? आपको लगता है कि इज इट पॉसिबल, फीजिबल? मैंने शुरू में ही कहा था कि जब कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो उसके साथ के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको हो सकता है ग्राउंड कर दिया जाए। जो ड्रीम लाइनर का अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसके बाद हमारे यहाँ और जितने भी ये ड्रीम लाइनर्स हैं इनको हो सकता है ग्राउंड कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें इंक्वायरी होके क्लियर इंडिकेशन नहीं आ जाएगा कि किस वजह से हुआ, तब तक बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, मैं एयरलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ कि इंडियन एयर इंडिया के सारे एयरक्राफ्ट जो ग्राउंड कर दिए जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम लाइनर। ड्रीम लाइनर इसके साथ के या इसके आगे पीछे के जो एयरक्राफ्ट हमारे पास आए हैं या बाकी भी जगह कहीं दुनिया में है, उनका आमतौर के ऊपर ये होता है कि उनको ग्राउंड कर दिया जाता है चेकिंग के लिए। हो सकता है उसके बाद के 4-5 साल बाद के जो उसके नए मॉडल हैं उनको हो सकता ना करें, लेकिन इस बीच में हमने जो भी एक साथ लिए हैं या एक सेक्टर में हमने उड़ाए हैं
उनकी पॉसिबिलिटी है कि उनको सबको ग्राउंड कर दिया जाएगा, और जब तक उसके बाद इंक्वायरी नहीं होगी तब तक उनको आगे क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। मैंने यही शुरू में कहा था कि ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है एयरलाइन के लिए, उसकी रेपुटेशन के लिए, उसको बाकी इंश्योरेंस में पैसे देने के लिए। और ये जो अगर उसके 4-5 जो एयर कैप्टन को ग्राउंड कर दिया गया तो उसका जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए। फेयर इनफ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपना डिस्कशन में जुड़े और इतनी सारी इनसाइट शेयर की। आनंद सर बहुत बहुत शुक्रिया। विंग कमांडर के शाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आर के भार्गव सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हर वक्त हमें वक्त देते हैं अहम मसलों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन एक शेर है कि हादसों का क्या, वो होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। हादसे रुकने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है तकलीफ वो बता पाएंगे। रुकने थोड़ी सी ब्रेक के लिए, लेकिन प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।